आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे फोटो के साथ जिसका इंतजार सालों से था, यानी कि फोटो ऑफ द ईयर का इंतजार हर किसी को था और वो दिखाई दिया बिरला ऑडिटोरियम में। दरअसल बिरला ऑडिटोरियम में सुखद तस्वीर दिखाई दी जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक साथ बैठे दिखे वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत और दोनों के पास में बैठे थे ओम माथुर। जेपी नड्डा के दौरा के समय सामने आई ये तस्वीर और इस दौरान तीनों के बीच बातचीत भी होती हुई दिखाई दी, यानी कि ऐसा नहीं कि तीनों बैठे हुए थे, बल्कि बातचीत भी हो रही थी। लेकिन आखिर तीनों के मन में क्या क्या चल रहा है, इस बारे में हर किसी के अलग अलग अनुमान हैं। अलबत्ता उपचुनाव से पहले राजस्थान में एकजुट बीजेपी दिखाई दी और जिनको अलग अलग पावर सेंटर कहा जा रहा था, वो पावर सेंटर एक साथ नजर आए, संयुक्त रूप से नजर आए। और ये तस्वीर आज जेपी नड्डा की जयपुर आगमन के दौरान दिखाई दी। तस्वीर जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तस्वीर है बिरला ऑडिटोरियम की, जिसको बीजेपी खेमे के अंदर एक सुखद तस्वीर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस तस्वीर के अंदर जो बैठे हैं वो लगभग एक साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, एक साथ दिखाई नहीं दिए। बात हम कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की और गजेंद्र सिंह शेखावत की। वो एक साथ दिखाई दिए, दोनों न सिर्फ बैठे हुए थे बल्कि बातचीत भी कर रहे थे। दोनों के पास में ओम माथुर भी बैठे नजर आए। जेपी नड्डा के दौरे के समय यह तस्वीर आना एकता का संदेश देती है। उपचुनाव से पहले इस तरीके की तस्वीर बीजेपी खेमे को संदेश देती है कि पार्टी के तमाम आला नेता एकजुट है। लेकिन इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई, आखिर तीनों के मन में क्या क्या चल रहा है, इस बारे में हर किसी की अलग अलग अनुमान है। अलबत्ता उपचुनाव से पहले राजस्थान में बीजेपी कम से कम फोटो के जरिए एकजुट दिखाई दे रही है। और अब बात करते हैं पंजाब के। पंजाब में जहरीली शराब बेचने पर फांसी होगी, यानी कि कोई अगर जहरीली शराब को बेचेगा और पकड़ा गया तो फिर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। राज्य मंत्रिमंडल ने इसके लिए आबकारी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। विधानसभा के बजट सत्र में ही इस संबंध में विधेयक लाया जाएगा। गुजरात, बिहार और यूपी में पहले से ही फांसी की सजा का प्रावधान है। जुलाई 2020 में जहरीली शराब से मौतें हुई थी। अमृतसर के अंदर, गुरदासपुर के अंदर और तरनतार के अंदर मौतें हुई थी और उसके बाद यह फैसला लिया गया है। लेकिन क्या यह फैसला गेम चेंजर इलेक्शन में नजर आएगा, यह बताना थोड़ा मुश्किल। लेकिन पंजाब के अंदर भी अब कोई जहरीली शराब अगर बनाता हुआ, बेचता हुआ पाया गया तो फिर उसको सलाखों के पीछे तो पहुंचा ही दिया जाएगा। उस पर जो धाराएं लगाई जाएंगी उनमें फांसी तक की सजा का प्रावधान रख दिया गया है। बाकायदा राज्य मंत्रिमंडल ने इसके लिए आबकारी एक्ट में संशोधन को भी मंजूरी दे दी और विधानसभा के बजट सत्र में भी इस संबंध में विधेयक लाया जाएगा ताकि उस विधेयक पर मोहर लग पाए और फिर राज्यपाल के जरिए उसको कानून बना दिया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले कई राज्य हैं जहां पर फांसी की सजा का प्रावधान है। उनमें गुजरात शामिल है, बिहार शामिल है और यूपी शामिल है। कमाल की बात यह है कि गुजरात और बिहार में शराब बिक्री पर ही बैन है, शराब बिक्री पर ही रोक है। तो ऐसे में अगर कोई इस तरीके की शराब का इस्तेमाल करता है, जहरीली शराब बेचते हुए पाया जाता है, तो अब उस पर फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। जुलाई 2020 में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी, उसको लेकर सवाल भी खड़े हुए थे, सियासत भी जमकर हुई थी और ये सब हुआ था अमृतसर के अंदर, गुरदासपुर के अंदर, तरन तारन के अंदर, जहां मौतें हुई और उसके बाद अभी एक बड़ा फैसला लिया गया। एक सवाल जो हर किसी के ज़हन में, और सवाल यह है कि आखिर कहां है जयपुर राजघराने का 1800 करोड़ का बेशकीमती खजाना। इस सवाल पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों ने यह खजाना बताया दिल्ली के सरकारी खजाने में जमा। आपातकाल के दौरान राजघराने के ठिकानों पर छापेमारी के बाद खजाना दिल्ली ले जाया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने दी इसे लेकर एक अलग ही जानकारी। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के इशारों पर खजाने को स्विट्जरलैंड ले जाने की जानकारी दी गई, लेकिन इस धारणा को सूत्रों ने बताया केवल एक अफवाह। अब आरटीआई से मिली जानकारी में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। 2 संदूक पिछले 45 सालों से जयपुर ट्रेजरी की डबल लॉकर वाले मालखाने में जमा है। वरिष्ठ पत्रकार महेश जालानी द्वारा आरटीआई एक्ट के अंतर्गत मांगी गई सूचना में इसका खुलासा हुआ है, लेकिन यह खुलासा नहीं कि क्या सिर्फ ये 2 ही संदूक थे जिनका जिक्र किया जा रहा है और क्या 2 संदूकों में जो बंद है
क्या उसकी कीमत 1800 करोड़ रुपए के आसपास है, क्योंकि सवाल यही है कि आखिर कहां है जयपुर राजघराने का 1800 करोड़ का बेशकीमती खजाना। आपको याद होगा इसको लेकर बाकायदा एक फिल्म भी बनती हुई नजर आई थी, और वैसे भी कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान ट्रकों के जरिए यहां से खजाने को ले जाया गया था। इस तरीके की जानकारियां बहुत ज्यादा आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, लेकिन इसको लेकर कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली, क्योंकि इसको लेकर दो थ्योरी काम करती है। एक थ्योरी कहती है कि यह खजाना इमरजेंसी के दौरान दिल्ली ले जाया गया और सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया। आपातकाल के दौरान राजघराने के ठिकानों पर छापेमारी के बाद इस खजाने को दिल्ली ले जाया गया। लेकिन इसके अलावा एक और थ्योरी है जो काम करती है, क्योंकि कुछ लोग इसको लेकर एक अलग तरीके की जानकारी देते हैं। वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते कि इमरजेंसी के दौरान जिस खजाने को दिल्ली ले जाया गया वो दिल्ली जमा है, दिल्ली ट्रेजरी में जमा है। वो कहते हैं दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के इशारे पर खजाने को दिल्ली नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड ले जाया गया। अब इस धारणा को एक अफवाह के तौर पर मानिए या फिर आप इसको अलग तरीके से देखिए। बहरहाल आरटीआई से एक जानकारी मिली और उससे इस पूरे मामले पर एक खुलासा हुआ है। 2 संदूक, जी हां 2 संदूक बीते 45 साल से जयपुर ट्रेजरी के डबल लॉकर वाले मालखाने के अंदर जमा है। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार महेश जालानी ने आरटीआई लगाई और आरटीआई एक्ट के अंतर्गत मांगी गई सूचना के अंदर अब यह खुलासा हुआ है कि 2 संदूक बाकायदा जयपुर के अंदर है, जयपुर ट्रेजरी के डबल लॉकर वाले मालखाने के अंदर जमा है। लेकिन क्या इसके अंदर इतना कुछ है जिसकी कीमत 1800 करोड़ के आसपास है? और अब बात करते हैं अजीत डोभाल की, एनएसए अजीत डोभाल की, क्योंकि कहा जा रहा है कि सुरक्षा में सचमुच अजीत डोभाल बेमिसाल है, यानी उनका कोई सानी नहीं है। विश्व सुरक्षा में 1 नंबर पर है एनएसए डोभाल। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस में भी विश्वसनीय है। डोभाल प्रतिदिन 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं और सुरक्षा दे रहे हैं। डोभाल के दम पर भारत ने पाकिस्तान और चीन को भी सबक सिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी के भी बेहद विश्वसनीयों में एक है डोभाल। डोभाल की सबसे प्रमुख खासियत दुश्मन के घर में घुसकर उसको जवाब देने की है, और यह बाकायदा करके भी दिखाया गया। बाकायदा स्ट्राइक की गई, सर्जिकल स्ट्राइक की गई, पाकिस्तान के अंदर घुसकर जवाब दिया गया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि न सिर्फ अजीत डोभाल भारत को सुरक्षित रखने में नंबर 1 पर है, बल्कि दुश्मनों को जवाब देने में भी वो नंबर 1 पर है। उनका कोई सानी नहीं, वो भी मिसाल है। और विश्व सुरक्षा में भी नंबर 1 पर उनकी गिनती होती है। किसकी? एनएसए डोभाल। दरअसल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, जो ये 5 नाम हम ले रहे हैं, ये पांचों ही एक तरीके से विश्व शक्ति है और यहाँ की सेनाएं अपने आप में अद्भुत है। लेकिन वहां पर भी डोभाल की विश्वसनीयता अतुलनीय है। इसके पीछे का कारण भी साफ है, क्योंकि डोभाल इस पूरी जिंदगी को काम को समर्पित कर चुके हैं, देश को समर्पित कर चुके हैं। वो हर दिन 18 से 20 घंटे इसलिए काम करते हैं ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहे। डोभाल के दम पर भारत ने चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाया, कई बार सिखाया, और ये एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के बेहद विश्वसनीयों में डोभाल है। एयर स्ट्राइक जब की गई, सर्जिकल स्ट्राइक जब की गई, डोभाल एक बड़े सूत्रधार के तौर पर नजर आए। और डोभाल की सबसे बड़ी खासियत थी, उनको अकल्पनीय बना देती है, अविश्वसनीय बना देती है, बेमिसाल बना देती है, क्योंकि वो दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें जवाब देना जानते हैं। और अब बात करते हैं आनंद शर्मा की। आनंद शर्मा का क्या होगा पॉलिटिक्स फ्यूचर, ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि आजाद के बाद शर्मा का भी पूरा हो रहा राज्यसभा का कार्यकाल। शर्मा को उम्मीद थी कि राज्यसभा में उन्हें बनाया जाएगा नेता प्रतिपक्ष, लेकिन पार्टी आलाकमान ने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को यह जिम्मेदारी दे दी। ऐसे में पार्टी आलाकमान से नाखुश शर्मा G23 के नेताओं में शामिल हो गए हैं। ग्रुप 23 कहिए, गांधी 23 कहिए। वैसे भी पार्टी ने हिमाचल में नया ब्राह्मण नेतृत्व GS बाली के रूप में देख रहा है। इससे पहले हिमाचल में ब्राह्मण नेता सुधीर शर्मा को बनाया था AICC का सचिव, और इनके बावजूद आनंद शर्मा पार्टी में बने रह सकते हैं, लेकिन उनका महत्व कम होगा और इसी को लेकर शायद वो चिंतित भी होंगे, और इसीलिए ग्रुप 23 का हिस्सा वो बने हैं काफी ज्यादा
मुखर वो नजर आए, क्योंकि अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आनंद शर्मा का आखिर राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि आजाद यानी कि गुलाम नबी आजाद के बाद अब आनंद शर्मा का भी राज्यसभा का कार्यकाल धीरे धीरे पूरा हो रहा है, यानी कि 6 साल पूरे होने वाले हैं। शर्मा को दरअसल उम्मीद थी कि जैसे ही आजाद साहब को राज्यसभा से बाहर किया जाएगा, यानी कि उनके 6 साल पूरे होंगे, तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाएगी। लेकिन पार्टी आलाकमान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी से नवाज दिया। ऐसे में पार्टी आलाकमान से नाखुश शर्मा G23 के नेताओं में शामिल हो गए, यानी कि वो ग्रुप जो खुलकर कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के आलाकमान के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहा। वैसे भी पार्टी ने हिमाचल में नया ब्राह्मण नेतृत्व GS बाली के रूप में खड़ा करने की कोशिश की, और इससे पहले भी हिमाचल में ब्राह्मण नेता सुधीर शर्मा को AICC का सचिव बनाया गया। हालांकि ये सच है कि इन सबके बावजूद आनंद शर्मा पार्टी में बने रह सकते हैं, लेकिन क्या इन 2 बड़े चेहरों की वजह से उनका महत्व कम होगा? ये बड़ा सवाल। वहीं जम्मू पहुंचे कांग्रेस नेताओं में मोइली शामिल नहीं है। संतुष्ट कांग्रेसियों ने एक साथ किया था जम्मू का दौरा, आपको सब दिखाई दिए थे, जिसको ग्रुप 23 कहा जा रहा है, लेकिन उस ग्रुप 23 का हिस्सा मोइली नहीं बने। गुलाम नबी आजाद के साथ पहुंचे थे बड़े कांग्रेसी नेता। पिछले अगस्त में 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। संगठन में बदलाव करने के लिए पत्र लिखा गया था। जिन्होंने उस पर सिग्नेचर किए थे, दस्तखत किए थे, उनमें वीरप्पा मोइली का नाम भी शामिल था, यानी कि वीरप्पा मोइली भी उस वक्त ग्रुप 23 का हिस्सा था। अब उन नेताओं से दूरी बनाए हुए हैं वीरप्पा मोइली, तो क्या वीरप्पा मोइली ग्रुप 23 के साथ नहीं खड़े हैं, या फिर वर्तमान की राजनीति की नजाकत को वो पहले समझना चाहते हैं कि उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहतर क्या है, आलाकमान के नजदीक रहना या ग्रुप 23 का एक बार फिर से हिस्सा बन जाना? बहरहाल बड़ी खबर यही है कि जम्मू कश्मीर जो अभी G23 दिखाई दिए थे, ग्रुप 23 दिखाई दिए थे, उनमें मोइली नहीं थे, जबकि मोइली उस ग्रुप 23 का हिस्सा जरूर थे, जिन्होंने लेटर लिखा था, सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे, और वो हस्ताक्षर मोइली ने भी किए थे। सोनिया गांधी को एक पत्र भेजा गया था। अब नेताओं से दूरी वीरप्पा मोइली ने बना ली है, जो ग्रुप 23 का हिस्सा है। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से परीक्षा पे चर्चा की। दरअसल अब वो देश के छात्रों से नहीं बल्कि विदेशों के छात्रों से भी चर्चा करेंगे। छात्रों के साथ चर्चा का कार्यक्रम अब भारतीय बच्चों तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इस बार दुनिया भर के छात्रों को भी मौका मिलेगा शामिल होने का कार्यक्रम के अंदर। कई देशों के छात्रों की मांग पर ऐसा फैसला लिया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के छात्र होंगे इसमें शामिल। कोरोना के कारण कार्यक्रम को ऑनलाइन रखा गया, यानी कि वर्चुअली रखा गया। बाकायदा वर्चुअली ऑडिटोरियम तैयार किया गया। और कमाल की बात यह है कि जो वर्चुअल ऑडिटोरियम तैयार किया गया है, ऑफलाइन जैसी फीलिंग उसके अंदर आएगी। यानी कि ऑफलाइन का मतलब कि जैसे एक सभा में बैठकर बात की जाती है, एक मैदान में बैठकर बात की जाती है, एक ऑडिटोरियम में जिस तरीके से बात की जाती है, वैसी ही फीलिंग आएगी। किसी को ऐसा लगेगा नहीं कि सब अलग अलग देशों के अंदर बैठे हुए प्रधानमंत्री के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। वर्चुअली ऑडिटोरियम को इस तरीके से बनाया जाएगा, ऑनलाइन ऑडिटोरियम को इस तरीके से बनाया जाएगा कि पूरे तरीके से ऑफलाइन नजर आएगा। आपको याद होगा प्रधानमंत्री वक्त वक्त पर, खासकर परीक्षाओं से पहले, छात्रों से बातचीत करते हैं, उनके हौसले को बढ़ाते हैं, कभी ना हार मानने की प्रेरणा देते हैं, और जिस तरीके से परीक्षा का डर होता है, फोबिया होता है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर वही सब होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इस बार जो अलग से होने वाला है वो ये कि इस बार सिर्फ भारत के छात्र नहीं होंगे, भारत के अलग अलग राज्यों के छात्र नहीं होंगे, बल्कि भारत के अलावा दुनिया भर के छात्र भी इसमें शामिल होंगे। और इसके लिए विदेशों के छात्रों ने ही रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि उनके साथ भी ऑडिटोरियम के जरिए, वर्चुअली ऑडिटोरियम के जरिए प्रधानमंत्री की इंटरेक्शन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के छात्र अब इसमें शामिल होंगे। कोरोना चल रहा है, ज्यादा यात्राएं नहीं हो पा रही हैं, इसलिए ऑनलाइन जोड़ा जाएगा, वर्चुअली ऑडिटोरियम बनाया जाएगा, लेकिन फीलिंग ऐसी आएगी मानो सामने बैठकर बातचीत की जा रही है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला के बाद आपका स्वागत है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में एक के बाद एक मंत्री निशाने पर है। अब एक और मंत्री निशाने पर आ चुके हैं। आपको याद होगा कि वन मंत्री संजय राठौड़ इस्तीफा दे चुके हैं। टिकटॉक गर्ल की
आत्महत्या के बाद संजय राठौड़ पर सवाल खड़े हुए थे। संजय राठौड़ इस्तीफा दे चुके हैं। अब एक और मंत्री धनंजय मुंडे को लेकर बीजेपी आक्रामक हो चुकी है। दरअसल धनंजय मुंडे सामाजिक न्याय मंत्री हैं और एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप उन पर लगा दिया है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि मुंडे की चचेरी बहन पंकजा मुंडे, उनका बयान आया और कहा कि इस मामले में बीजेपी के विचार ही उनके विचार हैं। यानी कि अगर बीजेपी ये मांग कर रही है कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा होना चाहिए इस मामले के अंदर, तो पंकजा मुंडे भी उसी बयान के साथ, और वो भी ये मांग करती है कि धनंजय मुंडे की जो शिकायत हुई उस पर उनका इस्तीफा होना चाहिए। जबकि धनंजय मुंडे सामाजिक न्याय मंत्री तो हैं ही, उसके साथ साथ मुंडे की चचेरी बहन है पंकजा मुंडे, और इस मामले में बीजेपी के विचार ही पंकजा मुंडे के बयान है। लेकिन उद्धव सरकार में एक के बाद एक आरोप और एक के बाद एक इस तरीके से मंत्री के इस्तीफे सरकार पर सवाल खड़े करें। और अब बात करते हैं तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी की। दोनों के बीच में मुलाकात हुई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया गया है और कहा कि पिता लालू के फैसले के बाद राजद ने टीएमसी को समर्थन किया है। हमारी पहली कोशिश है कि बीजेपी को बंगाल में बढ़ने से रोका जाए, जीतने से रोका जाए। ममता बनर्जी को जिताने में हम पूरी ताकत लगा देंगे। यानी कि टीएमसी के साथ एक एक करके कई दल खड़े हो रहे हैं ताकि बीजेपी को रोका जा सके। अब इसको आप राजनीतिक तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि मोदी और बीजेपी को हराने के लिए जितने भी विपक्षी हैं वो सब एकजुट नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी को समर्थन देने का ऐलान किया गया और तेजस्वी यादव ने ऐलान किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पिता लालू के फैसले के बाद ही ये घोषणा करते हैं कि टीएमसी को समर्थन पश्चिम बंगाल में किया जाए, क्योंकि हमारी पहली कोशिश है बीजेपी को बंगाल में बढ़ने से रोका जाए, उसके जनाधार को बढ़ने से रोका जाए, चुनाव जीतने से रोका जाए। ममता बनर्जी को जिताने में राजद पूरी ताकत लगा देगी, ये भी बयान दिया। और अब बात करते हैं तमिलनाडु की और सवाल ये कि शशिकला का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। हाल ही में जेल से छूटकर आई वीके शशिकला का संदेश, अम्मा यानी कि जयललिता की सभी समर्थकों को आना चाहिए एक साथ। लेकिन शशिकला की पार्टी में वापसी में कई रोड़े हैं। पलानीसामी, पनीरसेल्वम दोनों नहीं चाहते कि शशिकला पार्टी में वापस आए। वैसे भी शशिकला भतीजे दिनाकरण की पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। दूसरी तरफ शशिकला को लेकर बीजेपी का आकलन है कि शशिकला अलग पड़ी तो इसका सीधा फायदा डीएमके, कांग्रेस, लेफ्ट गठबंधन को ही होने वाला है। तो इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर सभी की नजरें बनी हुई कि तमिलनाडु की सियासत किस तरफ इस चुनाव के बाद करवट लेती हुई नजर आएगी और इन सब के बीच में शशिकला का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि वो जेल से अभी छूट कर आई हैं। उन्होंने हालांकि समर्थकों को एक साथ आने का बयान भी दिया है, अपील भी की है, लेकिन सच्चाई यह है कि शशिकला की पार्टी में वापसी में कई रोड़े हैं। पलानीस्वामी, पनीरसेल्वम दोनों ही नहीं चाहते कि शशिकला वापस पार्टी के अंदर आए। वैसे भी शशिकला भतीजे दिनाकरण की पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा तमिलनाडु में कर चुकी है। दूसरी ओर शशिकला को लेकर बीजेपी अपनी राजनीति देख रही है। बीजेपी का अलग आकलन है। बीजेपी का आकलन कहता है कि शशिकला अलग पड़ी तो इसका सीधा फायदा डीएमके, कांग्रेस, लेफ्ट गठबंधन को होने वाला है। और देखिए ट्विटर पर आपको बीते कुछ दिनों में हैशटैग की एक सुनामी नजर आई होगी। टूल किट का नाम आपने सुना होगा, जिसके जरिए एक हैशटैग को तेजी से फैलाया जाए। कमाल की बात यह कि 5 राज्यों के विज्ञापन के दौरान यह हैशटैग चुनावी विज्ञापन माना जा सकता है। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिश है। पिछले साल बनी थी चुनाव आयोग की एक्सपर्ट कमेटी। चुनाव खर्च की समीक्षा के लिए इस एक्सपर्ट कमेटी को बनाया गया था, जो ये निर्धारित कर पाए कि जो चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रत्याशी के खर्चे की अधिकतम सीमा है, क्या उसी के अंदर खर्च किया गया है या उससे ज्यादा खर्च किया गया। कमेटी ने 24 जनवरी को अंतरिम रिपोर्ट पेश कर दिया है, यानी कि जो भी सुझाव देने थे सुझाव दिए जा चुके हैं, जो भी रिपोर्ट बननी थी रिपोर्ट दी जा चुकी है। अब सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाने का सुझाव इसके अंदर दिया गया। सोशल मीडिया भी होना चाहिए चुनाव खर्च के दायरे में,
क्योंकि आज की तारीख में चुनाव न सिर्फ रियल वर्ल्ड में लड़ा जा रहा है बल्कि वर्चुअली वर्ल्ड में भी वो चुनाव उतना ही तेजी से लड़ा जा रहा है। याद कीजिए 2014 का चुनाव, सोशल मीडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एक सोच को बनाने में, एक नारे को आम जन तक पहुंचाने में, युवाओं तक पहुंचाने में। ऐसे में ट्विटर हैशटैग माना जा सकता है चुनावी विज्ञापन, और अगर ऐसा हुआ तो फिर पार्टियों की मुसीबत बढ़ना तय है, क्योंकि ट्विटर के जरिए जो एक दूसरे पर वार किए जाते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट किया जाता है, एक दूसरे की छवि को बनाने के, पार्टी की छवि को बनाने के लिए जिन हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है, अब वो चुनावी विज्ञापन का हिस्सा हो सकते हैं और वो पार्टी के फंड से भी जुड़ सकते हैं। यानी कि अगर वो विज्ञापन खर्च के अंदर आएंगे, सीमा को क्रॉस करेंगे, तो फिर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। दरअसल मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिश के बाद ऐसा हुआ है। पिछले साल एक्सपर्ट की कमेटी बनाई गई थी कि चुनाव खर्च की समीक्षा की जाए। 24 जनवरी को रिपोर्ट पेश की जा चुकी है और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाने का सुझाव इसके अंदर दिया गया और कहा गया कि सोशल मीडिया भी चुनाव खर्च के दायरे में होना चाहिए। ऐसे में ट्विटर हैशटैग माना जा सकता है चुनावी विज्ञापन। और अब बात करते हैं एक राहत की खबर की, क्योंकि बीते साल से हर कोई इंतजार कर रहा है कि क्या वाकई में पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं, क्या कम हो सकते हैं, या सिर्फ ये सपना रह गया। अब जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। खबर यह मिली है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने पर विचार किया जा रहा है। राज्यों और तेल कंपनियों और मंत्रालय से इसको लेकर सलाह की जा रही है, मशवरा लिया जा रहा है। मंत्रालय चाहता है कि टैक्स को लेकर निकले कोई सही रास्ता। खुदरा मूल्यों में एक्साइज ड्यूटी करीब 60% तक है और इसी वजह से पेट्रोल डीजल बेहताशा महंगा हो रहा है। यानी कि जिसका बेस प्राइस, पेट्रोल का बेस प्राइस लगभग 33 से 34 रुपए के आसपास है, लेकिन वो आपको 95 से 100 रुपए मिल रहा है, जिसमें 33 रुपए के आसपास सेंटर एक्साइज ड्यूटी लग रही है, 1.5% के आसपास रोड टैक्स लग रहा है, इसके अलावा उस पर स्टेट टैक्स लग रहा है और इसको अगर मिला दिया जाएगा, इसमें एक डीलर कमीशन भी है, उसको भी मिला दिया जाएगा तो लगभग 34 रुपए के पेट्रोल के लिए आपको 95 से 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसके पीछे का हालांकि एक और बड़ा कारण है। सरकार ये कह रही है कि ये दाम इसलिए बढ़े हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो उत्पादन है वो कम हुआ है और खपत बढ़ गई है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत की निर्भरता तेल को लेकर विदेशों में ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि निर्यात बढ़ गया है। निर्यात जो 2014 से पहले 81% के आसपास होता था, वो निर्यात अब 88% के आसपास हो चला है, जबकि इसको घटाकर 73% करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि उम्मीद कीजिए कि अगर टैक्स कम होते हैं तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे और जाहिर है महंगाई थोड़ी सी जमीन की तरफ आती हुई नजर आएगी, जो आसमान छू रही है। वहीं कांग्रेस की तरह बीजेपी में भी एकजुटता की तस्वीर नजर आई। जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी ने एकजुटता का संदेश दिया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर को जरा देखिए। अरुण सिंह आए नड्डा के इशारे से वसुंधरा राजे तक और नड्डा ने राजे को रखा दाहिनी तरफ। सभी नेताओं को लाइन में खड़ा कर हाथ करवाए ऊपर। इस दौरान तस्वीर को देखने वाले कुछ लोगों ने टिप्पणी भी की है। जेपी नड्डा मिलवा गए सभी के हाथ, लेकिन दिल कितने मिले ये भी होगी देखने वाली बात। और ये देखने वाली बात इसलिए होगी क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी आपने बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी जहां नेता सभी हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं, लेकिन दिल मिलते हुए नजर नहीं आते। यहां भी हाथ मिला दिए गए, सभी एकजुट भी नजर आए। तस्वीर को जरा देखिए आपको किस तरीके से जेपी नड्डा बीच में नजर आएंगे। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और दूसरी तरफ आपको सतीश पूनिया नजर आएंगे। एक तरफ अरुण सिंह नजर आएंगे, दूसरी तरफ गुलाब चंद कटारिया और साथ में अर्जुन मेघवाल नजर आएंगे। लेकिन क्या दिल मिले हैं, यह अभी भी सवाल है।